डिप्टी स्पीकर के बारे में लोग देखेंगे आज। और जो भी चीज़ें थी स्पीकर के बारे में, ऑलमोस्ट वही सारे पावर और पोजीशंस को ये भी इंजॉय करता है डिप्टी स्पीकर। ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर जो है, इसका इलेक्शन कौन करता है, कहाँ से इसका चुनाव होता है। स्पीकर आपने पढ़ा है, सेम एज होगा। मतलब सेम एज का मतलब क्या, आंसर देना है आप लोग को। कहाँ से चुना जाता है डिप्टी स्पीकर और कौन चुनता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स से ही चुना जाता है। और कौन चुनता है? हाँ, यानी एमएलए चुनते हैं। ठीक है। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम amongst themselves। उन्हीं में से, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से ही, उनके मेंबर्स के द्वारा ही चुनाव होता है। यानी बेसिकली डिप्टी स्पीकर और स्पीकर क्या होते हैं? ये एमएलए होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में अगर देख रहे हैं, ठीक है। इनका ड्यूरेशन क्या होगा, ऑफिस ड्यूरेशन? जनरली 5 इयर्स, मतलब जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली कंटिन्यू करती है। ठीक है। असेंबली का समय जब तक रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, तब तक ये रहेंगे जनरली। सेशन, हाँ। तब अगले इलेक्शन तक जनरली इनका कार्यकाल होता है। ठीक है। और इनका जो चुनाव होता है वो स्पीकर के चुनाव के बाद होता है। पहले स्पीकर का चुनाव, ठीक है, और स्पीकर के बाद इनका चुनाव। ये इलेक्टेड आफ्टर द स्पीकर। ठीक है। और enjoys office till the duration of legislative assembly। ठीक है। जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली का संचालन होते रहता है, जब तक विधानसभा है, तब तक तब तक क्या है, वो अपने ऑफिस को एंजॉय करेंगे, तब तक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। ठीक है। तब तक इनकी भी सदस्यता बनी रहेगी। ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन बीच में भी ये इनका सीट जो है, पोस्ट जो है, वो वैकेंट हो सकता है। ठीक है। तो वैकेंसी इनकी हो सकती है कैसे? तीन चीजें कल हमने स्पीकर वाले में डिस्कस किया था। हाँ, तो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट हो सकता है रिजाइग्नेशन। किसको देंगे? टू स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? डेथ हो जाए। ठीक है। ये तीन बेसिक माना गया है। डेथ को तो ऐसे काउंट करता नहीं है, लेकिन को भी कर लेते हैं, डेथ हो जाए। तीसरा
एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पे, यानी कि 10th शेड्यूल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची के आधार पर। ठीक है, इसमें दल बदल कानून होता है। और चौथा, वो तो इलेक्शन ही नहीं होगा फिर, अगर इलेक्शन सीज हो जाए। ठीक है, यानी मेंबरशिप इनकी सीज हो जाए। कौन सी? लेजिस्लेटिव असेंबली वाली मेंबरशिप। सीज टू बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर विधानसभा की इनकी सदस्यता किसी तरीके से समाप्त हो जाए, फिर क्या होगा? इन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, रिजोल्यूशन पास हो। हाँ, जो भी होगा वहाँ पे रिजोल्यूशन, वो हमेशा स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए, बहुमत होना चाहिए। रिजोल्यूशन टू रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, इन्हें पद से हटाने के लिए अगर संकल्प पेश किया जाए। ठीक है, और ये संकल्प 14 दिन पहले नोटिस सर्व करना। उसी के साथ सब क्लॉज में है। ठीक है, जो स्पेशल मेजोरिटी है, बता रहे हैं कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल सीट्स। टोटल स्ट्रेंथ जो होता है उसका 50% से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, वहाँ ऑप्शन अलग से दे दे सकता है, उस ऑप्शन में से तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे होता है ना कि अ, ये अब तक का जो चल रहा था कि सबसे पॉपुलस कंट्री कौन है? चाइना। ठीक है, चल रहा था। अब तो इंडिया हो गया। ठीक है, चाइना का चूंकि 50 साल से कोई डाटा ही नहीं है। चाइना का 50 साल से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है पॉपुलेशन का। वो अपना ऑफिशियल डाटा रिलीज नहीं करता है। जो 50 साल पहले उसने ऑफिशियल डाटा रिलीज किया था, उसी के आधार पे प्रोजेक्शन एक लेते हैं। अनुमान होता है कि इस समय तक यहाँ तक बढ़ा होगा। ठीक है, तो जनरली जो अब तक चल रहा था, जो नीति आयोग ने पॉपुलेशन का इंडिया वाला जो नहीं, जब तक नहीं पब्लिश किया, 135 करोड़ वाला। ठीक है, तो तब तक क्या था कि फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना, ये एक हमेशा के लिए था। ठीक है, स्टैटिक। लेकिन एक क्वेश्चन दे दे कि इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, और उसमें चाइना का नाम नहीं हो, तो जो उस ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा होगा उसको आपको चुनना होगा। वैसा ही ऑप्शन मिला होगा। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर बदलता है आपका। ठीक है, तो बेसिक हमेशा के लिए होता है, कई बार वो चीजें उसमें नहीं देता है, तो सेकेंड या थर्ड वाला पोजीशन पे जो रहा होगा, जो ऑप्शन में है, वो देना होगा आपको। ठीक है, जैसे आप लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री कंट्री। हाँ, रसिया। ठीक है। हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ, प्रॉपर वो क्वेश्चन और उसका ऑप्शन देखेंगे तब बताएंगे। ऐसे नहीं। हाँ, कुछ चीजें जो कुछ चीजें सब क्लॉज जुड़ा रहता है, वो आंसर को चेंज कर देगा। ये हमेशा इसमें जो था। ठीक है, आएगा तो ये हो गया। और ये, हाँ, इसमें जो होगा, ये क्या होता है? इसमें 14 डेज एडवांस
नोटिस देना होता है उनको, ठीक है। 14 दिन पहले उनको एडवांस सूचना इसकी दी जानी होती है कि आपके खिलाफ पद से हटाने का संकल्प लाया जा रहा है, ठीक है। और फिर इसको मेजोरिटी से पास होना चाहिए। क्या चीज़ में? 14 दिन। क्या? ऑर्डिनरी बिल के बारे में जो है वो बता रहे हैं, टोटल 4 मंथ होता है। पहली बार में 3 मंथ और एक दूसरी बार में 1 मंथ, 4 मंथ। और ये शायद हिमाचल प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। हाँ, हाँ वही चीज़ है। हाँ बहुत अच्छा, मतलब ये जनरली अगर पूछोगे विधानसभा वाले में ये लोग नहीं बता पाए, ठीक है। दिमाग में ही नहीं होगा कि हाँ विधानसभा और विधान परिषद के बीच भी ऐसा ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन 4 मंथ मैक्सिमम। 3+1। मनी बिल वाले में 14 डेज, और जनरल बिल जो होगा उसमें 4 मंथ्स, हाँ अप टू 4 मंथ्स होगा, होल्ड कर सकता है। अब ये इनकी ड्यूटीज क्या है? इनके कर्तव्य क्या है? तो इनके कर्तव्य हैं स्पीकर की अनुपस्थिति में, ठीक है, उनके कार्यों को पूरा करना, उनकी ड्यूटीज निभाना। नहीं, वो केवल वहां के लिए है, पार्लियामेंट के लिए है। स्टेट नहीं, असेंबली को ही होल सोल पावर है। नहीं, यहाँ ज्वाइंट सेशन का प्रावधान स्टेट में नहीं होता। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुन लो ना। ठीक है, and performs the duties of speaker absent और पोस्ट इज वैकेंट। या तो पद खाली है स्पीकर का, तब ये डिप्टी स्पीकर उनके पद पर काम करेंगे, या फिर जब वो अब्सेंट है, अनुपस्थित हैं, तभी उनकी जगह काम करेंगे। ये इनकी ड्यूटीज होती, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, जब वो स्पीकर के रूप में काम कर रहे हैं तो इनको सारे पावर्स एंजॉय करते हैं स्पीकर वाले, ठीक है। हाँ सब कुछ, अगर लंबे समय तक के लिए है तो वो तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इनका जो सैलरी एंड अलाउंसेज जो होते हैं स्पीकर की तरह ही मिलता है, दोनों एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है। कैसे? तो वो होता है लेविड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट कंसर्निंग स्टेट। जिस राज्य का है उस राज्य के संचित निधि पर उनका वेतन और भत्ते भारित होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इस पर एनुअल वोटिंग नहीं होगी। जब भी संचित निधि पर भारित होता है कोई भी वेतन या खर्च, उस पर क्या होता है, सदन में एनुअल वोटिंग नहीं होती है उसको पास कराने के लिए, ठीक है। ये डिप्टी स्पीकर हो गया। क्वेश्चन आने दो, फिर डाउट भी क्लियर होगा। जाएगा तो खुद ही बता देंगे। एक आदमी जाके पूछ लो, समझ। ये हो गया।
फर्स्ट टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीक का फर्स्ट टेस्ट है, धीरे धीरे उस हिसाब से प्रिपेयर हो गए। और निश्चित तौर पे पहली बार ही थोड़ा सा कहते हैं ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, पहला टेस्ट हुआ और स्टार्टिंग में ही सीधे इतना टफ दे दिया कि बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे। हाँ, डिप्रेस नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, जाना है? चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है, जैसा स्पीकर का था, डिप्टी स्पीकर का था, केवल हाउस चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी क्या होते हैं, ये भी गार्जियन ऑफ द हाउस होते हैं। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं। और इस नाते ये क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस। सदन में वो क्या करते हैं, सदस्यों को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सेम जो स्पीकर वाला चीज था, सारी चीजें ये यहाँ करेंगे। ठीक है? क्या आप पूछ, किसका यहाँ पे? स्टेट में, स्टेट में ज्वाइंट सेशन हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए। कुछ चीजें बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे गवर्नर का पोस्ट नॉन इलेक्टेड है और सीएम का पोस्ट इलेक्टेड है, ठीक है? दोनों में सदन में मार कराने वाली स्थिति हो जाएगी। और पार्लियामेंट में तो फिर भी लगता है कि कुछ थोड़े से लोग मतलब अपने बिहेवियर को मेंटेन रखते हैं। हाँ, वही ना, डिग्निटी थोड़ी मेंटेन रखते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कब तक ये ऑफिस होल्ड, सबसे पहले तो इनका इलेक्शन देख लेते हैं। इनका भी चुनाव कहाँ से होता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ काउंसिल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम देम या देम से हो सकता है। ठीक है, सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों में से ही उन्हीं के द्वारा चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। अब आ जाता है कि वैकेशन, इन वैकेंसी, यानी he can
vacate from the office. ठीक है? पहला क्या होगा? डेजिग्नेशन टू डिप्टी चेयरमैन। ही लिख डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। सेकंड जो होगा वो हो सकता है सीज टू बी द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड थर्ड रिमूवल। ठीक है, क्योंकि बेसिक ये तीन चीजें ही हैं, बाकी तो सब में कॉमन होता है। रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस passed by majority of the 10 members। और इसमें भी क्या होगा? 14 डेज 14 डेज प्रायर नोटिस देना। 14 दिन पहले है ना कि टेस्ट का डिस्कशन। मेजोरिटी ऑफ द 10 मेंबर्स, मतलब उस समय के तत्कालीन जो उपस्थित सदस्य हैं उनके मेजोरिटी से इसको केवल पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं डिस्कशन पे। आज इसको जिसको नोट करना है जल्दी कर लो। ड्यूटीज इनकी क्या होती है? स्पीकर की जो ड्यूटी है असेंबली में, वैसे ही इनकी ड्यूटी, सेम पावर्स इनकी होती है काउंसिल में। ठीक है, सेम एज होता है। सैलरी और अलाउंसेस के मामले में आते हैं तो वो भी क्या होगा? लेविड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट।
और डिसाइड किसके द्वारा होता है? तो इनका भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे सैलरी होता है। और इसको डिसाइड कौन करता है? स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का सैलरी कौन डिसाइड करता है कि कितना होगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, राज्य विधानमंडल। ठीक है। जहाँ केवल राज्य विधानसभा है वहाँ विधानसभा करेगी, जहाँ दोनों सदन है वहाँ दोनों सदन मिलकर डिसाइड करेगी। ठीक है। तो ये इसको पूरा करते डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। हो गया। एक पावर इनमें अलग होता है, मतलब कम होता है स्पीकर के कंपैरिजन में। डिसाइडेड, हाँ। तब सैलरी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और पावर्स के मामले में अगर लेते हैं तो एक ऐसा पावर है जो स्पीकर को होता है, स्पेशली चेयरमैन को नहीं होता। और वो क्या होता है? मनी बिल वाला। कि किसी बिल को ये आइडेंटिफाई करना है कि वो मनी बिल है या नहीं है। ठीक है। धन विधेयक है या नहीं है, इसकी पहचान कौन करता है? वो अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। ठीक है। सभापति नहीं करता। ठीक है। तो यही एक कमी होती है, बाकी सारे पावर सेम होते हैं। हो गया ये बस। स्पीकर एज अ स्पेशल पावर which is enjoyed by द चेयरमैन। और वो होता क्या है? स्पीकर डिसाइड्स whether any bill is money bill और नॉट। ठीक है। ये एक स्पेशल पावर स्पीकर को होता है, चेयरमैन को नहीं होता। ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम होती। डिप्टी चेयरमैन में बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी, चेयरमैन वाली। ठीक है। केवल रिजाइनेशन चेंज हो जाता है। ये चेयरमैन को रिजाइन करते हैं, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को रिजाइन करते हैं। ठीक है। तो सेम एज चेयरमैन सारी चीजें। ठीक है। और रिजाइनेशन टू चेयरमैन। ठीक है। ये केवल एक अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें चेयरमैन वाली होती हैं, तो आप नोट कर लेंगे इसमें। हाँ, मतलब इसके पहले वाला जो भी चीज़ है सब सेम एज होगा। ठीक है। केवल ये एक रिजाइनेशन डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को देते हैं और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को। यही है। चलो उसी पे आते हैं। कहाँ से? क्वेश्चन इस पे नहीं, नहीं है ना? क्वेश्चन इस पे रहता तो और अच्छा रहता। क्वालिटी वाला ही नहीं,
ये बोल रहे हैं कि इसमें पीडीएफ अगर इस पे बोलो तो पीडीएफ है तो इस पे ऐड करें। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले हिस्ट्री वाले पे। ठीक है, 31 में है। क्या हुआ? हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है पहला 31 नंबर पे है कि सुंग वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, नीचे आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है सुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, हालांकि राजा अक्सर विदिशा चले जाते थे। सही है। ठीक है, बाद में विदिशा राजधानी ही बन गई, लेकिन कल हमने बताया था कि राजा कहाँ रहते थे, विदिशा रहते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है गार्गी संहिता का युग पुराण खंड, वही कह रहे थे कि इसका पीडीएफ इस पे हाँ सही है, डिस्कशन जो। दूसरा है गार्गी संहिता का युग पुराण खंड पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के दौरान यवन या यूनानी आक्रमण का उल्लेख करता है। है तीन चीजें बताए थे, तीन बुक्स, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम और ये महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य। तीनों में यवन आक्रमण की जानकारी दी गई है, उसमें से एक दिया गया है तो ये भी सही है। तीसरा है सांची और भरहुत के प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से शुंग काल के दौरान निर्मित किए गए। सांची स्तूप अशोक के समय का, यही इसको काट देता है। भरहुत इसके काल का है, सांची नहीं है। ठीक है, हाँ, केवल अगर सांची नहीं देता ना, हाँ, ओरिजिनली नहीं भी देता ना, सांची अगर दिया कि सांची और भरहुत स्तूप इस काल के दौरान निर्मित थे, तब भी गलत होता, क्योंकि सांची मौर्य काल में निर्मित। ठीक है, तो थर्ड गलत है, 1 एंड 2। ठीक है, वो तो बड़ा के लिए पेज यहाँ से आएगा, यहाँ से होगा ना, वही पूछ रहे। ठीक, तो ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर सेकंड भी सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, ये जो है सांची, ये अशोक के समय का है। ठीक है, भरहुत है शुंग काल का। ठीक है, सांची जो है अशोका के समय का। ठीक है, और इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ सी होगा, 1 एंड 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्विर अश्वमेघ याजी, जिसने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए, ठीक है, की उपाधि किस शुंग शासक से संबंधित है? शुंग में एक ही पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक है, और उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हो गया। चलिए, 33 नंबर है विदिशा में प्रसिद्ध हेलियोडोरस स्तंभ या गरुड़ स्तंभ
किस उत्तरकालीन सुंग राजा के दरबार में एक यूनानी राजदूत द्वारा बनाया गया था? हाँ, तो भागभद्र राजा था, उसी के दरबार में हेलियोडोरस आया था। और इसका दरबार था कहाँ? दरबार कहाँ था भागभद्र का? विदिशा, एमपी में। ठीक है, ये भागभद्र, ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाण भट्ट के हर्षचरित के अनुसार अंतिम सुंग राजा देवभूति की हत्या उनके मंत्री वसुदेव कण्व ने कर दी थी, जिन्होंने सिंहासन हड़पने के लिए किस विशिष्ट तरीके का इस्तेमाल किया था? हाँ, यही वाला होगा। ठीक है, एक स्लेव गर्ल का दासी को एक हत्यारे के रूप में अपॉइंट किया था, कॉन्स्पिरेसी की, और देवभूति की हत्या करा दी। ठीक है, चलिए। हाँ, जिसको कहा जाता है कि मारा था उसने मरवाया था। ठीक है, जैसे होता है, ताजमहल किसने बनाया? बनाया कि बनवाया? बनवाया। क्वेश्चन बनाया पूछ दिया जाता है ना? वैसे ही है, मारा या मरवाया। चलो, अगला है 35 नंबर। कौन सा पौराणिक ग्रंथ प्राथमिक स्रोत है जो सुंगों के ठीक बाद कण्व की कालानुक्रमिक स्थिति को स्थापित करता है? बताओ। नहीं पता? तो इस दौरान की जो जानकारी है वो मत्स्य पुराण ही है। ठीक है, क्योंकि इसी में सातवाहनों का भी उल्लेख है मत्स्य पुराण में। तीन पुराण ध्यान रखना है। एक मत्स्य, दूसरा है वायु पुराण, और तीसरा है विष्णु पुराण। ठीक है, तीन पुराणों का से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें मत्स्य पुराण जो है, जनरली अगर पूछा जाए तो सातवाहन काल से संबंधित। ठीक है, तो सातवाहन काल यानी मौर्योत्तर काल से संबंधित, मौर्योत्तर में ये आ जाता। ठीक है, वायु पुराण जो है वो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, और विष्णु मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड। ठीक है, और इसके बारे में हमने कहा था कि ध्यान ये रखना है, मत्स्य मछली है ना, जल से संबंधित है, और सातवाहनों का जो रूलिंग एरिया है वो समुद्र और उसके आसपास का है, जल वाले क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान आ जाएगा, सातवाहन का मत्स्य। ठीक है, ये है गुप्त, सीक्रेट, और वायु क्या है? दिखता नहीं है, गुप्त होता है। वायु, एयर, है ना, अनुपस्थिति फील की जाती है उसकी, उपस्थिति उसकी, है ना, ये गुप्त रहता है। ठीक है, एक तरह से। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि वायु पुराण गुप्ता से रिलेटेड है, और विष्णु पुराण मौर्यन से। मौर्यन जो थे वो किससे संबंधित थे? मूलतः मोर पालक कहा गया उनको, उसी से नाम मौर्य पड़ा है ना? मोर पालक ये थे। और मोर किसकी सवारी है? विष्णु, कार्तिकेय। कार्तिकेय का, कार्तिकेय को भी विष्णु का एक रूप, मुरुगन स्वामी, ये सब माना गया है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड हो जाए, विष्णु मौर्यन से रिलेटेड। ठीक है, 36। कर्ण वंश हालांकि मगध पर नियंत्रण रखता था, लेकिन इतिहासकारों द्वारा अक्सर इसे राजधानी में सुंग राजा को बदलने के रूप में देखा जाता है, न कि मौर्यों की शाही सीमा को पुनः प्राप्त करने के रूप में। उत्तर मौर्य काल में किस क्षेत्र की स्वतंत्रता ने विशेष रूप से उनकी शक्ति को सीमित किया? पूरा लंबा कर दिया है। कल हमने डिस्कस किया था, क्या बताया था कि जो कण्व थे वो पूरा का पूरा सुंग का क्षेत्र हासिल नहीं कर पाए थे,
एक क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में कलिंग स्वतंत्र राज्य बन गया था, है ना। तो वही क्या कर रहा है, इसकी सत्ता को सीमित कर रहा है ना। इसमें कलिंगा सी हो गया। चलिए नेक्स्ट, सातवाहन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सातवाहन प्रशासन अत्यधिक सैन्यवादी था, जिसमें महासेनापति और महातलवार जैसे अधिकारियों की उपस्थिति थी। है? आगे पहले डिसाइड करो, पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन देख। हाँ तलवार। उसके बाद से हाँ, दूसरा है, मौर्य प्रशासन मौर्य साम्राज्य की तर्ज पर संगठित था, उन्हीं के जैसा था, ठीक है, जिसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक होता था। तो ग्रामिक और कहीं कहीं गोलमिक शब्द मिलता है ना। गोलमिक मिलता है ग्रामिक के लिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा, अब पढ़ो। गोलमिक बेसिकली गोलमिक है, लेकिन वही ग्रामिक को हाँ, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी ब्रह्मदेय भूमि जिसको कहा गया है, कर छूट की शर्त के साथ दिए गए थे। इसका पहला पुरालेखीय प्रमाण सातवाहन काल से मिलता है। सातवाहन काल में ही पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ हुई, और इसका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है। दो अभिलेख इंपॉर्टेंट हैं जहां पर इससे संबंधित उल्लेख मिलता है। पहला है नाना घाट इंस्क्रिप्शन ऑफ नागनिका, नागनिका का नाना घाट अभिलेख, ठीक है, एक यहां मिलता है। नागनिका कौन थी, तो ये जो थी सातकर्णी फर्स्ट की वाइफ थी, रानी थी, ठीक है। और इसी ने सातकर्णी प्रथम की जो रानी थी, जो उसका पहला, सातकर्णी प्रथम क्या था, पहला इंपॉर्टेंट शासक था, है ना। उसकी रानी नागनिका ने नाना घाट अभिलेख लिखाया है, ठीक है। और उसी में पहली बार ये लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स के साथ साथ केवल ब्राह्मणों को नहीं है, क्वेश्चन में जनरली केवल ब्राह्मणों के बारे में पूछा जाता है, ब्राह्मण्स एंड आजीवक बुद्धिस्ट जो है वो भी, ठीक है, इसकी चर्चा मिलती है। और इस प्रकार की जो जमीन है उसको क्या कहा गया है, ब्रह्मदेय कहा गया है, जो ब्राह्मणों को देने योग्य हो, ब्रह्मदेय। हिंदी शब्द से या संस्कृत से आप समझेंगे, जैसे खाद्य, खाद्य मतलब खाने योग्य, खाद्य पदार्थ का मतलब खाने योग्य पदार्थ। पेय पीने योग्य, ठीक है, वैसे ही ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को देने योग्य, ठीक है, जो जमीन है। डायरेक्ट क्वेश्चन ब्रह्मदेय से भी पूछ सकता है कि ब्रह्मदेय क्या है। ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान में जमीन को ब्रह्मदेय कहते हैं, ठीक है, जिसका पहला उल्लेख सातवाहन काल से मिलता है, ठीक है। और पहला नानाघाट अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख नागनिका का है, नागनिका सातकर्णी फर्स्ट की वाइफ, ठीक है। इसमें केवल दान का उल्लेख है, ध्यान ये देना है। दूसरा जो अभिलेख है इंपॉर्टेंट, वो है नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, नासिक अभिलेख। और नासिक अभिलेख किसका है, किसने लिखाया था, गौतमी बलश्री। और गौतमी बलश्री कौन थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी, माता, ठीक है। ये मदर ऑफ गौतमी पुत्र
सातकर्णी। ठीक है, इस नासिक अभिलेख में क्या है, ये बताया गया है कि जो ब्रह्मदेय जमीनें होंगी, भूमि होगी, वो क्या होगी, टैक्स फ्री होंगी, कर मुक्त होंगी। ठीक है, यानी एक शर्त लग की जो बात की गई है, शर्त के साथ दिए गए थे। ठीक है, कर छूट की शर्त के साथ। तो कर छूट की शर्त का उल्लेख किस में है, नासिक इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, और सबसे पहला अगर पूछ दे कि भूमिदान का उल्लेख किस में है, तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख, ये ध्यान देना, क्योंकि ये वाला इसके बाद का है। ठीक है, यानी यहाँ ये क्या है, ब्रह्मदेय टैक्स फ्री लैंड। ठीक है, कर मुक्त, ये जो ब्राह्मणों और पौधों को ध्यान में दी जाए। ठीक है, तो इसमें ऑल कर लेंगे। ठीक है, कौन सा ऑल लिया है ना, कॉलमिक के हिसाब से तुम किए होगे, है ना, चेक किए हैं तो उसमें क्या लिखे किए हैं वो, मतलब 1 3 तुम मारे हो, वो आंसर चेक की, मतलब गलत किए हैं ना चीज पूछ, इसमें 1 2 3, लेकिन होता क्या है, ध्यान ये रखना है, यहाँ जो ग्रामिक है इसकी तुलना किससे है, गौलमिक, हेड ऑफ द विलेज जो होता है वो गौलमिक के नाम से जाना, उसी नाम से प्रसिद्ध था। वो हम देखे थे, तो हम क्वेश्चन कुछ ये है तो हम बोले ठीक है हम डिस्कस करा देंगे, डिस्कशन से एक्स्ट्रा वाला भी जानकारी मिल जाएगा इसके हिसाब से, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये हो गया, चलो 37, हाँ 38 है, द टाइटल एका ब्राह्मण and the destroyer of the pride of kshatriyas is famously attributed to which सातवाहना ruler, गौतमीपुत्र सातकर्णी। 38 का सी हो गया, यानी इसको एका ब्राह्मण, कल हमने चर्चा किया था कि एका ब्राह्मण कहता है जहां से पहचान कभी कभी संदिग्ध हो जाती है कि ये ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे। ठीक है, वो इसी आधार पर कहा। ठीक है, चलो 39 में है, सातवाहन समाज की अनूठी विशेषता, जहां राजा का नाम अक्सर उनके मातृपक्ष से लिया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, निम्नलिखित में से क्या सुझाती है, एक सख्त मातृवंशीय सामाजिक संरचना, नहीं, पितृवंशीय उत्तराधिकार प्रणाली के बावजूद मातृसत्तात्मक प्रभावों का अस्तित्व, यही था, कल हमने डिस्कशन में बताया भी था पहले ही, स्पेशली दोनों टर्म हमने मेंशन किया था पढ़ाते समय, है ना, बी हो जाएगा। किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर अक्सर जहाज का रूपांकन दिखाई देता है, को विशेष रूप से समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, सिप का किस पे था, आंसर तुम लोग क्या किए हो, गलत हुआ है कि सही हुआ है, नहीं नहीं, आंसर जैसे कि ये बता रहा है सही है, तुम लोग बता रहे हो गलत है, क्या आंसर किए थे ये बताओ तुम, या किसरी वाला किया होगा, कहाँ गया ये,
उसमें हालांकि बोट था, नाव है, ठीक है, लेकिन व्यापार को बढ़ावा वो भी दिया। हाँ, सिप नहीं था। हाँ, तो उसके हिसाब से चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग पुलुमावी हो। ठीक है, पुलुमावी तब हो। चलो, ठीक है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। चलो अगला है, कार्ले नासिक जुन्नार के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल अपनी शैलकृत चैत्यों और विहारों के साथ किस राजवंश के संरक्षण में फले फूले? तो कार्ले का चैत्य है, नासिक का चैत्य है, और जुन्नार का बौद्ध स्थल है। चैत्य मतलब क्या होता है? बौद्ध टेम्पल, ठीक है, वर्शिप प्लेस, ठीक है, और ये सातवाहन के काल में आएगा, ठीक है। क्या हुआ? ये सातवाहन के काल में आएगा। और इसमें एक और चीजें हैं कि ज्यादातर इन्होंने जो भी काम किए हैं वो कहाँ किए हैं? महाराष्ट्र रीजन में किए, और है ना, हाँ, उसमें भी सौराष्ट्र है, ठीक है। तो ज्यादातर काम वहाँ है, वहीं पे अमरावती कला भी फली फूली है। अमरावती आर्ट फॉर्म जो डेवलप हुआ है, जैसे कि तीन प्रकार का आर्ट फॉर्म है स्कल्पचर में या स्टैचू फॉर्मेशन में। एक गांधार, दूसरा मथुरा, और तीसरा अमरावती। गांधार और मथुरा नॉर्थ इंडियन हो गया, अमरावती साउथ इंडियन हो गया, ठीक है। गांधार कला जो था वो इंडो ग्रीक्स और ग्रीक्स का प्रभाव था, ठीक है। और मथुरा कला जो है वो कुषाण काल में डेवलप हुई ज्यादा, दोनों में ही बुद्ध की मूर्तियां ज्यादा बनी, ठीक है। अमरावती कला साउथ इंडिया में सातवाहन काल में डेवलप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नाना घाट शिलालेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किस बात का प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? प्रारंभिक सातवाहनों द्वारा अश्वमेध जैसे वैदिक यज्ञों का प्रदर्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, सबसे पहले से बाद तक में, ठीक है। ये दिया है अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या, ठीक है। तो सिंपली मौर्यन, ठीक है। उसके बाद से क्या है? राजा हाल द्वारा गाथा सप्तशती की रचना। तो ये किससे संबंधित है? ये सातवाहन से संबंधित है। हाल जो है सातवाहन राजा था, ठीक है। इसके बाद से आंध्र सातवाहनों द्वारा कण्व वंश का तख्ता पलट। कण्व वंश का जो तख्ता पलट हुआ वो कब हुआ? 30 ईसा पूर्व में, है ना। तो कण्व से सातवाहनों को जो ट्रांसफर हुआ ये 30 ईसा पूर्व में है, ठीक है। और फिर विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण, ये किस काल का है? शुंग काल का। भागभद्र शुंग राजा था, है ना। तो शुंग जो है वो कहाँ पे आते हैं? मौर्यन के बाद। अब मिला लो इस हिसाब से, 1 4 3, मतलब ए ऑप्शन सही है। सीधे तुम वंश की पहचान कर लोगे तो वहीं से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है, किस प्रारंभिक सातवाहन शासक द्वारा दक्षिणापथपति दक्कन का स्वामी की उपाधि का प्रयोग किया जाता था जो उनकी शक्ति की सीमा को दर्शाता है? बताओ। सतकर्णी फर्स्ट, दक्षिणापथपति और दक्षिणाधिपति, ठीक है। 45। कर्ण वंश शुंगों की तरह एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने अनिवार्य रूप से मौर्यों के किस संरक्षण के विरुद्ध पुष्यमित्र शुंग द्वारा सिए गए ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया को कायम रखा? तो बुद्धिज्म के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि मौर्यन जो थे वो बुद्धिज्म को
प्रमोट कर रहे थे, और उसी के खिलाफ ये प्रतिक्रिया जो ही रिएक्शन था, ये बी हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन का अधिकार देता है? 169 देता है, ठीक है। और 171 में इसका कंपोजिशन है, ठीक है, ये चीज है। बुक जब पढ़ोगे मिलेगा ही नहीं। जनरली आ जाएगा, तुम लोग केवल पेशेंस के साथ पढ़ोगे तब। बीच बीच में अगर तुम लोग सर टाइम टाइम टाइम, वो बीच में फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन, और अच्छा वो है ना, अच्छा ये वाला, विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए प्रस्ताव को विधानसभा द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? विशेष बहुमत यही होता है ना। किसका किसका सही हुआ? बता रहे हैं आज का। अच्छा वो क्रिएशन वाला था ना, तो वो तो आज में नहीं होगा, क्रिएशन वाला में नहीं। कौन सा ये चल रहा था ना? हाँ इसमें नहीं, ये उपस्थित वाले में नहीं होगा, टोटल स्ट्रेंथ का होता है। वहाँ नोट्स देख लेना एक बार, टोटल स्ट्रेंथ होगा। हाँ तो ये नहीं, बी, बी होगा, स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि उसमें टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 लेता है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग का मामला दे रहा है, ठीक है, इसी आधार पर ये कट रहा है। चलो 48 में, राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। चलो बी ऑप्शन है ना, ठीक है। किसी भी राज्य में विधान परिषद के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या 40, 40। विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? टाइपिंग मिस्टेक है उनका, वहां पे पहले, हाँ हाँ बी सी दोनों सही हो जाएगा, 1/3 होगा, ठीक है। नहीं नहीं, वो केवल एक पे ध्यान गया होगा, वो अपना टिक करके रखे होंगे कि क्या आंसर होगा, जो सही चीज वाला दिया गया होगा, और टाइपिंग एरर जो हुआ है उसके चलते वो चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, अगला है, विधान परिषद के सदस्य राज्य में रहने वाले 3 साल की अवधि के स्नातकों में से चुने जाते हैं, वे कुल सदस्यता का कितना भाग चुनते हैं? 1/12। सी है ना, 1/12 दो जगह था, टीचर्स के लिए और ग्रेजुएट्स के लिए। 1/3 दो जगह था, लोकल बॉडीज के लिए और एमएलएज के लिए, ठीक है। ये कुल मिला करके 5/6 हो जाता है, और बाकी 1/6 थ्रू नॉमिनेशन या नॉमिनेशन बाय गवर्नर। राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद के सदस्य किन क्षेत्रों से होते हैं? तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो 1 और 2। 1 और 2 होगा।
हाँ, क्योंकि 1 2 3 है नहीं। कला और मतलब ऐसे अगर स्पोर्ट्स एंड सिनेमा को हम किस में रख सकते हैं? आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट में रख सकते हैं, उसी फील्ड से भेजा जाता है। तो अगर वैसा ऑप्शन भी नहीं है कि उसको इंक्लूड किया जाए, अब 1 और 2 होगा। चलो नेक्स्ट है, विधान परिषद की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विधानसभा की तरह राज्यपाल द्वारा भंग किए जाने के अधीन है। नहीं, तो ये परमानेंट होता है, तो भंग नहीं हो सकता है। हाँ, यह एक अस्थाई निकाय है, इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये सही है इसका। ठीक है। मिनिमम एज जो होता है वो कितना होता है? मिनिमम एज यहाँ पे 30 इयर्स होता है। ठीक है। कार्यकाल जो होता है वो किसका? यहाँ पे ध्यान देना है, मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है यहाँ पे, सभा सदन का कार्यकाल नहीं होता है, तो इस आधार पे भी गलत होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है, 1/3 वाला दूसरे साल। चलो नेक्स्ट है, धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित कर सकती है, होल्ड कर सकती है या डिले कर सकती है? 14 दिनों तक, क्योंकि 14 दिन के अंदर वो डिसीजन ले न ले, उसे पारित माना जाएगा, पास माना जाएगा। कोई वो अमेंडमेंट का सुझाव भी दे तो मान्य नहीं है, चाहे तो अमेंडमेंट असेंबली करेगी, चाहे तो नहीं भी करेगी, वो असेंबली के। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं, परिषद के सदस्यों द्वारा आपस में से चुने जाते हैं, यही सही है। ठीक है, बी। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद के बीच गतिरोध की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लागू होती है? अगर दोनों सहमत नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है? विधानसभा की इच्छा मान्य होती। ठीक है, क्योंकि राज्य विधानमंडल में ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं, ज्वाइंट सेशन केवल पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, जो आर्टिकल 108 के अधीन होता है, 108 के अधीन होता है, और उसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है ज्वाइंट सेशन की? बताओ, स्पीकर लोकसभा का। ठीक है, दोनों सदन के सदस्य उपस्थित रहते हैं, लेकिन स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। चलो अगला, फिनिश हो गया ना? क्या मैथ्स है, वही तो। चलो ठीक है, कितना कितना सही हुआ? कितना हुआ टोटल? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं, डरो नहीं, अटेम्प्ट लो, सब कोशिश करो सब। और सबसे बड़ी चीज कि कंटेंट्स को बार बार पढ़ो, जितनी बार उसको रिवाइज करोगे ना, तब जाके वो दिमाग में फिट होगा। पॉलिटी में ऐसे ही थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, वो पूरी तरह पॉलिटी शब्दों का खेल है ना, ट्विस्ट करता है पूरा। नेक्स्ट वीक में तो फिर हम लोग इसमें कुछ चीजें राज्य विधानमंडल से, स्टेट लेजिस्लेचर से एक क्लास में करेंगे, जिसमें क्या क्या होगा? एक तो लेजिस्लेचर की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित जो टर्म्स हैं, जो पार्लियामेंट में भी काम आते हैं, यहाँ भी काम आते हैं, जैसे एडजॉर्नमेंट है। ठीक है, उसके बाद से प्रोरोगेशन है। ठीक है, डिसोल्यूशन है। तो इस तरह के शब्दों को डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद से ये इसको डिस्कस कर देंगे। और फिर ये 4 महीने वाला जो बात जो पूछ रहे थे, वो तो क्वेश्चन नहीं था। वही तो, अच्छा अलग से पूछा था। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और अगर सदन डिसॉल्व होता है असेंबली, तो बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब यही सारी चीजें
इसमें असेंबली वाली और काउंसिल वाली पढ़नी है।